हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली टॉप 15 पर। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 8 जून की टॉप 15 क्वेश्चंस और आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको डेली के करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का टॉप 15 क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दोस्तों ये हर साल 7 जून को, ठीक है। तो हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और पहला वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2019 में मनाया गया था, ठीक है। और इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है, ठीक है। और इस वर्ष की जो थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ठीक है। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और ये जो थीम है 2019 की थीम है जिसे इस वर्ष भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और खाद्य सुरक्षा क्या होता है दोस्तों? खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। यही खाद्य सुरक्षा है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को पहचान हेतु किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया है? तो इसका आंसर है हरा, ठीक है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं BS6 के बारे में। BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज या कहें भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, जो वाहनों में प्रदूषण को मापने के लिए एक मानक है, ठीक है। यह वाहन के इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर जैसे प्रदूषकों को मापने की एक विधि है, ठीक है। एक बात और दोस्तों, BS के आगे जितने भी नंबर लगे तो जैसे 1 2 3 4 5 6, अभी छठा लगा हुआ है ना। इससे पता चलता है कि यह कितना प्रदूषण उत्सर्जित करता है। जितना नंबर अधिक होगा उतना ही कम वह वाहन जो है प्रदूषण का उत्सर्जन करेगी, ठीक है। BS6 को सबसे कम मात्रा में प्रदूषक तत्व निकलने वाले वाहन के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड के तौर पर रखा गया है, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों, भारत स्टेज नॉर्म्स जो है 2000 में जो है लागू हुआ था, ठीक है, जिसके तहत BS1 2000 में लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते 2010 में जो है BS4 लागू किया गया था, ठीक है। और दिल्ली NCR में लागू किया गया था। उसके बाद 2017 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है, BS4। अब ये सीधे सीधे BS5 न जाके अभी BS6 जो है 1 अप्रैल 2020 से अब जो भी इंजनें बनेंगी गाड़ियों की वो BS6 स्टेज नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक मैन्युफैक्चर्ड होंगी, ठीक है। तो अब दोस्तों आप समझ गए होंगे, जो भी गाड़ियां भारत स्टेज 6 के तहत जो बनी हुई हैं उनकी पहचान हेतु एक स्टिकर लगाया जाएगा और वह स्टिकर का रंग होगा हरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑनलाइन आयोजन से चर्चा में रहे ऑनलाइन नेमीशा 2020 क्या है? तो ये ऑनलाइन नेमीशा 2020 एक वर्चुअल कला प्रदर्शनी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नेमीशा 2020 का आयोजन करने की घोषणा की है, ठीक है। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक कौन है? श्री अद्वैत चरण गणनायक, श्री अद्वैत चरण गणनायक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु मेघा संदेश और वरुण मित्र ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो ये एप्लीकेशन जो है कर्नाटका राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसके तहत बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ठीक है, इस ऐप के माध्यम से। इसके साथ साथ दोस्तों हाल ही में घटित और अन्य घटनाएं देख लेते हैं कर्नाटक से संबंधित। सबसे पहले मैसूर कर्नाटका में स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था ने एक स्पिरुलिना मूंगफली चिक्की विकसित किया है, ठीक है। और साथ साथ कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन निगम ने एक बस को मोबाइल बुखार क्लिनिक में परिवर्तित किया था, ठीक है। और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने किसानों, निर्माण श्रमिकों, बुनकरों, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, ठीक है। और नैकर सम्मान योजना, याद रखिए ये नैकर सम्मान योजना बुनकरों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटका सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और कैंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है उसे एयरपोर्ट का स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है, ठीक है। ये लगातार दूसरी साल है, ठीक है ना।
और इसके साथ साथ प्राणवायु कार्यक्रम जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, और हाल ही में राज्य सरकार ने स्टेट हेल्थ रजिस्टर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये था दोस्तों कर्नाटक से संबंधित हाल की घटना है। और कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। ठीक है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, और चीफ जस्टिस हैं यहाँ के अभय श्रीनिवास ओका। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 19 जून को कितनी राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगी? तो ये होंगी दोस्तों 18 सीटों के लिए चुनाव होंगी। भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा किया है कि लंबित 18 सीटों के लिए, ठीक है, राज्यसभा चुनाव अब 19 जून 2020 को होंगे। ठीक है, और ये जो पहले चुनाव था 26 मार्च को होना था, बट कोविड की वजह से अब ये स्थगित करके 19 जून को होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं। चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जो देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं दोस्तों। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के भाग 15 में, ठीक है, चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई। किसमें कही गई ये बात? भाग 15 में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 15 में। ठीक है, और चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। ठीक है, कौन से? 324 से लेकर 329 जो अनुच्छेद हैं वो चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्ति, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ निर्वाचन आयोग की संरचना देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, और इनकी जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, और अभी के जो चुनाव आयुक्त हैं सुनील कुमार अरोड़ा हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और अशोक लवासा और सुशील चंद्रा जो है चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त रहे हैं सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, अब राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 80, ठीक है, ये राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 हो सकती है। ठीक है, परंतु वर्तमान में कितनी है? 245 है। ठीक है, 250 हो सकती है मगर वर्तमान में 245 है। ठीक है, इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। ठीक है, यह एक स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कितने देशों को द्वारा चीन पर नजर रखने हेतु इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों 8 देशों की जो पार्लियामेंट्री के सदस्य हैं उनके द्वारा ये IPAC का गठन किया गया है। ठीक है, और इन 8 देशों में शामिल है दोस्तों अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, स्वीडन, कनाडा और आपका नॉर्वे की संसद के सदस्य, यूरोप के संसद के सदस्य। ठीक है, तो इन सभी 8 के द्वारा एक IPAC का गठन किया गया। ठीक है, चीन पर नज़र रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने जिंस डेरिवेटिव्स सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया? ठीक है, अशोक दलवानी की अध्यक्षता में। ठीक है, याद रखिए, अशोक दलवानी की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने जिंस डेरिवेटिव्स
सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। ठीक है, तो सेबी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय प्रतिभूति एवं विनय बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1992 में की गई थी, अप्रैल 1992 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार ने मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृत्व प्रवेश आयु की समीक्षा और स्वास्थ्य व पोषण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये मातृत्व प्रवेश आयु की समीक्षा और स्वास्थ्य पोषण के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, पूर्व समता पार्टी अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय टास्क फोर्स विवाह और मातृत्व की आयु से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करेगा। ठीक है, और ये जो अपनी रिपोर्ट है वो 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। ठीक है, और वित्त मंत्री ने 2020-21 की बजट में मातृत्व प्रवेश आयु की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की थी। ठीक है, और आपको और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि 1978 में 1978 में शारदा एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के तहत? शारदा एक्ट के तहत जो है शादी की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी। 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, तो इसे फिर से एक समीक्षा की जाएगी जया जेटली की अध्यक्षता में। ठीक है, साथ साथ ये भी बता दें दोस्तों आपको, विमल जुल्का समिति जो है फिल्म गतिविधियों से संबंधित संस्थानों के युक्तिकरण और व्यवसायीकरण के लिए गठित किया गया है। उसी प्रकार राजेश भूषण को ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु 11 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और संजीव पुरी जो है कृषि निर्यात पर एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता संजीव पुरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने करोड़ रुपए की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई आरबीआई द्वारा 500 करोड़ रुपए की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबारियों को पॉइंट ऑफ सेल मशीन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन आप जानते हैं, आप जहाँ पे कार्ड स्वैप करते हैं, जैसे आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कार्ड स्वैप करते हैं, वही है आपका मशीन जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। ठीक है, तो उसी के प्रोत्साहित करने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रोत्साहित करने के लिए ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसके तहत जो है तो आरबीआई जो है इसमें 250 करोड़ रुपए के शुरुआती योगदान के साथ इस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को शुरू करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आरबीआई से संबंधित है दोस्तों। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। हिल्टन यंग कमेटी या कहें रॉयल कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं, जिसका गठन 1926 में हुआ था, उनकी सिफारिश पर 1934 में एक आरबीआई एक्ट पास किया गया था। 1934 में एक आरबीआई एक्ट पास किया गया था। ठीक है, जिसके तहत जो है 1935 में कोलकाता में जो है आरबीआई का स्थापना किया गया था। कोलकाता में जिस आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी इनिशियल कैपिटल क्या थी उस समय? 5 करोड़ रुपए। ठीक है, 5 करोड़ के साथ इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था, समझ लीजिए इसका सीधा सीधा शब्दों में। ठीक है, और 1937 में आरबीआई को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अभी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो 1937 में इसे कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट किया गया था। ठीक है, और एक चीज़ बता दें दोस्तों आपको, आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। ठीक है, और पहले भारतीय गवर्नर थे इसमें सीडी देशमुख। ठीक है, और आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 साल का। ठीक है, गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का। ठीक है, एक चीज़ और बता दें दोस्तों, 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और प्रेजेंट में अभी 25वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हैं शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन से इतना ही दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो ये दोस्तों गिरावट हुई है 4.92%। ठीक है, तो बता दें दोस्तों 2018-19 के कर संग्रह से 2019-20 में जो कर संग्रह है वो 4.92% की गिरावट हुई है उसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की तरफ से जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों गुजरात। गुजरात जो है बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। और केंद्र शासित में जो है दोस्तों चंडीगढ़ आपका शीर्ष स्थान पर है, और छोटे राज्यों में गोवा, ठीक है, छोटे राज्यों में गोवा जो है शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों हाल ही में जो है FSSAI के अध्यक्ष के रूप में अरुण सिंघल की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, अरुण सिंघल इसके अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्ति की गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम हायर एजुकेशन ने इस साल की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की घोषणा कर दी है। भारत की कितनी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी टॉप 100 में जगह बना पाए हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 8। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु ने 36वां रैंक हासिल किया है, ठीक है। ये याद रखिएगा दोस्तों, मतलब अब इंडिया में पूछेंगे तो प्रथम स्थान पर कौन है? IISc बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। इसी के साथ साथ IIT रोपड़ 47वें स्थान पर है, ठीक है। IIT इंदौर ये हैं 55 पे, IIT खड़गपुर। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बाकियों की बस आप इतना याद रखिए IISc बेंगलुरु 36वां के साथ, मतलब इंडिया में पहले नंबर पर ये हैं। और टोटल 8 जो यूनिवर्सिटीज़ है या फिर इंस्टीट्यूट है उन्होंने इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह बनाई है, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत AFC महिला एशिया कप फुटबॉल की मेजबानी किस वर्ष करेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों 2022 में AFC महिला एशिया कप फुटबॉल का आयोजन भारत में होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों 1969 के बाद ये पहली बार होगा कि ये AFC महिला एशिया कप फुटबॉल का आयोजन भारत में किया जाएगा, ठीक है। और साथ साथ बता दें दोस्तों इस टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग लेंगी, ठीक है, 12 टीम भाग लेंगी। और बता दें आपको दोस्तों कि ये 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप होगा उसके लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के तौर पर ये खेला जाएगा, ठीक है। और दोस्तों साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 2016 में AFC अंडर 16 चैंपियनशिप और 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की थी, ठीक है। AFC के बारे में बता देता हूं दोस्तों, AFC के महासचिव हैं दाटो विंडसर जॉन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की स्थापना हुई थी? 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसी प्रकार अखिल भारतीय जो है फुटबॉल महासंघ है, इनके प्रेसिडेंट हैं यानी कि AIFF के प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल, ये याद रखिए दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इस क्वेश्चन से इतना ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। DLF लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों राजीव सिंह जो है DLF लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और यह एक व्यावसायिक रियल इस्टेट डेवलपर कंपनी है जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें नीरज धवन जो है यस बैंक के चीफ रिस्क अफसर के पद पर नियुक्त हुए हैं। उसी प्रकार जुबैर इकबाल जो हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। और अनिल किशोरा जी हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया पत्रिका ने किस भारतीय को लियोनार्डो द विंची का खिताब दिया है? तो इसका आंसर है दोस्तों वाजिद खान को लियोनार्डो द विंची खिताब दिया गया। किसके द्वारा? फोर्ब्स इंडिया पत्रिका के द्वारा। और यह खिताब जो है इन्हें कबाड़ से बेजोड़ कलाकृति बनाने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉप 15 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक
और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले टॉप 15 क्वेश्चन के साथ।